हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। और इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है, वन लाइनर टाइप। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट है इसमें वो है एजुकेशन। जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका जो जिस शब्द से बना है वो है एजुकेटम से। ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, उससे हमारा एजुकेशन बना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, एक स्टेटमेंट है जो कि गांधी जी द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। मतलब बच्चा मन से, शरीर से या आत्मा से, उसके अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनका वो प्रकटीकरण करे, उनको वो प्रेजेंट करे। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। और कुछ परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं उसमें एंट्रेंस में। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी भी गई है। सच्ची शिक्षा के द्वारा बालक को बेरोजगारी के एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो ये भी गांधी जी ने कहा था। इसके अलावा जो सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है, तो यह कथन भी गांधी जी का है। और गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है, किसने कहा कि गांधी जी ने अपनी योजना में प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा अपने कार्यक्रम एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी है। तो ये कहा था एम पटेल ने। ये संप्रदाय हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एजुकेशन के। और जो ओडीएल का एग्ज़ाम देंगे उन्हें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पता भी होगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद या प्रयोजनवाद से। एक बार कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना जिन्हें भी पता है। आगे हमारा जो सिक्स्थ वाला है वो है शिक्षा की प्रक्रिया के अंग है। जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है, और पर्यावरण होता है, यानी आप कैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, और बच्चा बच्चा तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। और उसके बाद है त्रिमुखी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जॉन डीवी ने आदर्श विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला विश्वविद्यालय तथा लेबोरेटरी विद्यालय के नाम के स्कूल उन्होंने खोले थे। जॉन डीवी कौन से दार्शनिक है? तो जॉन डीवी प्रयोजनवादी है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जॉन डीवी का मानना था कि सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा जॉन डीवी ने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी जॉन डीवी ने दिया था। शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक थे, तो प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स पियर्स एवं विलियम जेम्स। प्लीज़ एक बार जिनको भी संप्रदाय पता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी नेक्स्ट मैं जो क्लास लूँगी उसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दूँगी ये होते क्या हैं। आगे है जॉन डीवी के दर्शन पर आधारित प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, तो किल पैट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किल पैट्रिक जो है वो एक प्रयोजनवादी थे। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। तो ये किल पैट्रिक की परिभाषा है और वो प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किलपैट्रिक शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे वो वहाँ पे? तो वो थे जॉन डीवी के। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं? तो वो बताए हैं 4 टाइप्स के प्रोजेक्ट बताए हैं। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है परिस्थिति का निर्माण करना। टोटल 6 पद होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। जब आप प्रोजेक्ट बच्चों को देंगे बनाने के लिए तो पहला होता है परिस्थिति का निर्माण करना। इसके 6 स्टेप होते हैं। उसके बाद है वह शिक्षा जिसे जानबूझकर विचारपूर्ण पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, मतलब जहाँ पर आपका
पाठ्यक्रम होता है, आपको बताया जाता है आपको इस जगह आना है, ये पढ़ना है, मतलब आपको हर चीज़ इंस्ट्रक्ट की जाती है। तो वो एजुकेशन कौन सी एजुकेशन कहलाती है? वो एजुकेशन कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा आप जब जब घर में सीखते हैं, दोस्तों से सीख रहे हैं, नेट से सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, वो आपकी हो जाएगी अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक जहाँ पर आपका फिक्स्ड होता है कि आपको ये चीज़ करनी है। स्कूल, जैसे स्कूल में बच्चा जा रहा है, ठीक है, तो वो एक औपचारिक शिक्षा है। बच्चा घर में सीख रहा है, खेल के मैदान में सीख रहा है, कहीं सब्जी लेने जा रहा है तब सीख रहा है, और खेल रहा है, कूद रहा है, पिकनिक जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा में क्या है, वो दोनों का मिश्रण होती है। जैसे जो हमारे जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, तो ये एक तरीके से औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं, क्योंकि देखो हमारी मर्जी है हम क्लासेस ले या ना ले, और जो ओपन वाले होते हैं, ठीक है। और क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, बट एक करिकुलम होता है, लेकिन करिकुलम को ज़रूरी नहीं है कि हम उनके हिसाब से पढ़ें, हम अपने हिसाब से पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एक निरौपचारिक शिक्षा के अंदर आ जाएगा। औपचारिक शिक्षा के साधन हैं, तो कौन कौन से साधन हो सकते हैं? कॉलेज है, विद्यालय है, ठीक है। तो वह शिक्षा जो जन्म से लेकर अंत तक चलती है, और इंसान सीखता ही रहता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। मैं बता चुकी हूँ जैसे कि आपको, अनौपचारिक शिक्षा हम परिवार से, समाज से, धर्म से, रेडियो, टेलीविज़न, समाज पत्र, पत्रिकाएँ, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। किसने कहा था कि शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है? फ्रॉबेल ने बोला था, जो कि ये आध्यात्मिक आदर्शवादी थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनकी, पूछी जाती है पेपर में। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को स्थान दिया गया है, तो सर्वोपरि जो आदर्शवाद की जो जो आदर्शवाद का जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उन्होंने टीचर को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया है एजुकेशन में, कि टीचर ही सर्वोपरि है, टीचर ही सबसे ऊपर है। और उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा भी दी है। किसने दी है? तो आदर्शवाद ने दी है। आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी है। उनको मानना है कि मूल्य एवं आदर्श, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं मूल्य और आदर्शों को। आदर्शवाद किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? तो आदर्शवाद आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल देता है। रूसो दर्शन की किस विचारधारा का समर्थक था? तो रूसो जी थे, वो प्रकृतिवाद को सपोर्ट करते थे। देखो ये कुछ संप्रदाय हैं जिनका मानना है कि एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए। जैसे आदर्शवाद है, ये एक संप्रदाय है एजुकेशन का, इनकी एक फ़िलॉसफ़ी है। इसके अंदर कुछ फ़िलॉसफ़र्स हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी है कि वो किस टाइप से एजुकेशन को मानते थे, किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे आदर्शवाद था, वो बेसिकली मानते थे कि जो आध्यात्मिकता को ऊपर वो बल देते थे, और जो प्रकृतिवादी थे, वो प्रकृति को मानते थे कि प्रकृति में ही बच्चे का जो पालन-पोषण होना चाहिए, और उसकी जो एजुकेशन है वो प्रकृति से कनेक्ट करके होनी चाहिए। ऐसे ही प्रयोजनवाद थे, और ठीक है। तो इस तरीके से अलग-अलग है, तो इसका मैं थोड़ा-सा आपको बाद में डिटेल में बताऊँगी। अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि ये थोड़े से इनका फ़िलॉसफ़ी थी, इन्होंने फ़िलॉसफ़ी दी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद है ये एक स्टेटमेंट है, सृष्टि के रचयिता के हाथों में आने वाले प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, परंतु मनुष्यों के हाथों में पड़कर बुरी हो जाती है। तो इसका जो स्टेटमेंट दी है, वो किसने दी है? रूसो ने दी है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किसने किया है? तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति यथार्थवाद वालों का मानना है। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने किया था, कि टीचर्स ट्रेनिंग की जो व्यवस्था थी, जो मैनेजमेंट, या एक लगा लो कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा पहले किसने स्टार्ट किया था? तो पेस्टोलॉजी ने। तो आधुनिक शिक्षा का पिता भी किसे कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ बुक्स वगैरह भी पूछ ली जाती हैं, जैसे यहाँ पे दर्शन शास्त्र की दरिद्रता और दास कैपिटल बुक, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1913 ईस्वी में मिला था। और मैंने गीतांजलि पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों को वक्त मिले तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने। ये आपका एक तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन है, और आपका जीके के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वंदे मातरम व युगांतर पत्रों का संपादन कुछ समय तक किसने किया था? तो अरविंद घोष जी ने। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे।
23वें कौन थे और पहले कौन थे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि पहले और 23वें जो थे जैन धर्म के तीर्थकार कौन रहे हैं, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। तो इसके बाद कोई तीर्थकार आया था या नहीं, ये भी आपको बताना है। क्या ये अंतिम वे तीर्थकार थे, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद में की गई है? तो चतुर्थ भाग और अनुच्छेद 36 से 51 में। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किस संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है सभी अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) में शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। जो माइनॉरिटीज़ है वो अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने का उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं। 1976 में किस संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना व समाजवाद धर्मनिरपेक्षवाद शब्द जोड़ दिए गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में एक संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर प्रस्तावना में, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें समाजवाद व धर्मनिरपेक्षवाद शब्द को जोड़ दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 45 इसका आंसर है। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड, प्लीज़ इसको ध्यान से करके जाना। निर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जो SC ST होते हैं, तो इनको शैक्षिक तथा आर्थिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 46 में की गई है कि इनको शिक्षा तथा आर्थिक अधिकारों की रक्षा है, इनके इनके एजुकेशनल जो भी इनको जो हेल्प की जाएगी वो इनके अनुच्छेद 46 में की गई है भारतीय संविधान के। संविधान के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(a) में वर्णित है कि माता पिता का यह मूल कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाएं। तो ये एक कर्तव्य है पेरेंट्स का। जहाँ RTE जो 2009 है, राइट टू एजुकेशन, कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है, तो वहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की अनुच्छेद 51(a) के तहत कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में ज़रूर भेजें। इसके अलावा किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343 ब्रैकेट में 1। ठीक है। किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन इसका आंसर है। और ये जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील भारत मध्याह्न भोजन योजना, ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरसिंह द्वारा। और इसमें क्वेश्चन है, ये सबसे पहले कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। स्काउटिंग के संस्थापक थे बेडेन पॉवेल, जो स्काउटिंग वगैरह होती है स्कूल में, तो इसके जो आंसर है वो है बेडेन पावेल। संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला, और जो कि पाकिस्तान में है, और यहीं पर जो चाणक्य थे वो शिक्षक थे। और अगर आप चाणक्य को मानते हैं, चाणक्य जी को जानते तो सभी होंगे, बट जो मानते हैं उनका कोई भी एक कोट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बहुत मोटिवेशन का काम करेगा वो मेरे लिए। तो आप लोग प्लीज़, अगर उनका कोई कोट याद है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है। आगे है नालंदा, जो कि बिहार में है। किस काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो गुप्त काल में था। और यहाँ पर, चलो नेक्स्ट वाला आ ही गया है। तो यहाँ पर चीनी यात्री आए थे एजुकेशन के लिए, तो कितने टाइम तक रहे थे, कौन आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, कनेक्टिविटी बनी रहती है, आपका भी माइंड चलता है। और खुद कुछ हमें खुद से भी एफर्ट्स करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मेन है, मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग कनेक्टेड है, वीडियो देखते हैं अच्छे से और समझते हैं चीज़ों को और आंसर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो बॉन्ड होता है वो डेवलप होता है। चीनी यात्री फाहियान तथा हेंसा का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 5वीं और 7वीं शताब्दी में। किस बड़ौदा नरेश ने 1906 में सर्वप्रथम अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी? तो शिवाजी राव गायकवाड़ इसका आंसर है। हरटांग समिति ने शिक्षा के विभिन्न अंगों की जांच करके अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 11 सितंबर 1929। हरटांग समिति ने
हटांग समिति की आप मुझे एक विशेषता बताइए प्लीज़, अगर जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या एक विशेषता रही है इस कमेटी की, सॉरी इस समिति की। आगे है, हटांग समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने से पूर्व ही बच्चे स्कूल से हट जाने को क्या कहा जाता है? अपव्यय इसको कहते हैं कि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेने से पहले ही स्कूल से हट जाता है तो उसको हम अपव्यय कहते हैं। अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर सर्वप्रथम किस समिति ने ध्यान खींचा? तो हरटांग समिति इसका आंसर है। अपव्यय मतलब होता है एजुकेशन पूरी करने से पहले ही हट जाना। अभी आप अवरोधन मुझे बताएंगे कि अवरोधन का मतलब क्या होता है? प्लीज़ इसका मतलब ज़रूर बताना मुझे कि अवरोधन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता भी हैं, और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आंसर कीजिए। तो अपव्यय का तो मैंने यहाँ बता दिया है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर बच्चा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने से पहले छोड़ देता है, या कोई भी जैसे हायर लेवल की एजुकेशन करने से पहले छोड़ देता है बच्चा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको हम अपव्यय कहेंगे। लेकिन अब अवरोधन क्या होता है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। आगे है, वर्धा में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो बेसिक शिक्षा है का अंतिम रूप देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1937। वर्धा शिक्षा की योजना हेतु जांच हेतु 1938 में एक समिति गठित की गई थी, तो उस समिति का नाम क्या था? खेर समिति। क्या नाम था? खेर समिति। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद अली ने अलीगढ़ में 1920 ईस्वी में। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की सिफारिश की थी, किसने की थी? मुदालियर आयोग ने 1952-53 में आया था ये आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, इसका कार्य क्षेत्र था, यानी इन्होंने किस किस क्षेत्र में कार्य किया? तो प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और उच्च क्षेत्र, ठीक है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। उसके बाद है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो ये है 15 से 35 वर्ष। 10+2+3 जो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय नीति से घोषित की गई? तो वो है 1968 NEP 1968 के अंतर्गत 10+2+3 की जो संरचना है वो घोषित की गई थी। उसके बाद है, शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी, तो किसने की थी? ये की थी प्रस्तावित की थी कोठारी आयोग ने 1964-1966 में, और जो घोषित की गई थी, देखो प्रस्तावित कोई और करता है और घोषित और लागू कोई और करता है, ठीक है। तो घोषित की गई थी NEP 1968 से, और प्रस्तावित की थी कोठारी आयोग ने, ठीक है। किसने 10+2+3 शिक्षा संरचना को पूरे देश में लागू करने की मोहर ठोकी थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। अभी घोषित किसने किया है, लागू किसने किया है? तो लागू की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य कब प्रकाशित हुआ था? तो अगस्त 1985 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विभाजित थी, तो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड थी? तो 12 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कितने वर्षों के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव था? तो इसका जो आंसर है वो है 5 ईयर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राम मूर्ति की अध्यक्षता में कब एक समिति का गठन किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है सन 1990। राम मूर्ति पुनर्विचार समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1990 में। आई होप कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, मुझे ऐसा लगता है, और बोरिंग नहीं भी लग रहा हो तो मे भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो और समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा से देखना। ये चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे एक बार, आपने सुनी हुई होगी, तो आई मेक श्योर कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं क्लिक हो जाएगा कि हाँ, हमने पढ़ा है या सुना है, तो आपका आंसर टिक लगा लोगे। भले ये चीज़ें याद ना हो आपको, बट सुनी हुई होती है या कहीं देखी हुई होती है, तो हम आंसर क्लिक हो जाता है दिमाग में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए वीडियो को एक बार और देख लेना, एक बार देख के छोड़ना मत। और मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की वीडियोज़ करवाई हैं, बनाई हैं जो भी, प्लीज़ उनको 2-2 3-3 बार देख लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना, आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा है, राम मूर्ति पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, ठीक है। जनार्दन रेड्डी पुनर्विचार समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो ये किया था 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के क्षेत्र में सुधार हेतु बनाया गया उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह है 1987 1988 से 31 मार्च 2002 तक चला। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि शायद कुछ ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये आया था जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं स्कूलों में उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस तरह के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, लेकिन 1993-94 में कक्षा 6 से 8वीं से शामिल किया गया। तो पहले ये सुधार हेतु बनाई गई थी प्राइमरी के लिए, बाद में इसको छठी से 8वीं तक भी कर देगा। जो बेसिक नीड्स होती हैं स्कूल की उनको पूरा करने के लिए ये ऑपरेशन आया था। उसके बाद है भारत में पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है 1951 ईस्वी से। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर 1978 को। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम, देखो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ये NAEP की फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं फुल फॉर्म भी बीच बीच में करवाती रहूँगी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना और याद कर लेना क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम जिसको DPEP कहा जाता है, ये 1994 में स्टार्ट हुआ था। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ईसाई मिशनरियों ने इसकी शुरुआत की थी। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में हुई थी। माध्यमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? तो 1979 में खुला विद्यालय द्वारा। खुले विद्यालय की स्थापना केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने की थी। कब की थी? 1979 में। उसके बाद हमारा है 81 पे हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। भाषा संबंधी समस्या के समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसे हम केब कहते हैं, केब ने किया था। खुले विश्वविद्यालय का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ब्रिटेन में 1969 में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी खुली थी। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में खुला था। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी संसद द्वारा, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसको हम NLM की स्थापना NLM कहते हैं कि उसको है इसकी स्थापना है 1988 में। दूरदर्शन के शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2000 को हुआ था। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 1981, और हर साल 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में पत्राचार शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। लर्निंग टू बी क्या है? लर्निंग टू बी एक रिपोर्ट है जो कि UNO द्वारा पाठ्यक्रम में नवाचार लाने के लिए प्रस्तुत की गई थी। सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था, तो कब किया था? 1926 ईस्वी में। NCERT के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई, जिसे वर्तमान में कहा जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET। NCERT की स्थापना कब हुई थी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कब हुई थी। SIET का तात्पर्य है, तो SIT की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। NUEPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फुल फॉर्म बिल्कुल भी स्किप मत करना। डाइट का तात्पर्य है, डाइट की फुल फॉर्म क्या है? जिला शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओवरहेड प्रोजेक्टर का अर्थ होता है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का अर्थ है हार्डवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है अनुदेशन का तात्पर्य है, तो अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है, इंफॉर्मेशंस देना। सॉरी। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार है, तो अनुदेशन तकनीकी। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो स्कीनर को 1956 में इन्होंने किया था। तो स्कीनर ने कौन से जानवर या जीव पर अपनी थ्योरी ट्राई की थी?
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। अभिक्रमित अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत के आधार पर विकसित हुआ? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? तो ये स्वगति का सिद्धांत, ठीक है, जो खुद की स्पीड से सीखना। शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर। देखो, हम हमारे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद हम टीचिंग मेथड्स को चुनते हैं। शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है तो पाठ्य वस्तु के प्रकृति के आधार पर, जिस तरीके की हमारा पाठ्य वस्तु होगी, पढ़ाने की जो वस्तु होगी, क्या पढ़ाना है, उसी के हिसाब पर उसी के हिसाब से हम उद्देश्य बनाते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को हम चूज करते हैं। उसके बाद है हमारा गला भी खराब हो गया। उसके बाद है हमारा जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ से बच्चा इन्वॉल्व होता है, टीचर भी और बच्चा भी। तो इसमें है वाद विवाद हो जाएगा, मस्तिष्क विकल्प और योजना पद्धति। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण मेथड, जिसे बोल सकते हो। तो किसने दिया था? ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया था। उसके बाद हमारा है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका जो आंसर है वो है ह्यूरेस्को से। ह्यूरेस्को शब्द का तात्पर्य है, तो इसका मतलब है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षण को कितने सोपानों में, कितने पार्ट्स में, कितने स्टेप में डिवाइड किया गया है? तो 5 है इसका आंसर। वही हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो प्रोजेक्ट के जो स्टेप्स हैं वो 6 हैं, और ह्यूरिस्टिक मेथड के 5 है। तो ये याद रखना। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये हायर लेवल पे यूज़ किया जाता है, हायर जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी। सुकरात ने कौन सी शिक्षण व्यूह रचना प्रतिपादित की? तो प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि और समय से समाधान विधि किसने दी थी? तो ये सुकरात ने दी थी। एडियास्कोप द्वारा कार्य किया जाता है। तो अपारदर्शक वर्दू का पर्दे पर बहुत साफ प्रेक्षण स्लाइड का प्रक्षेपण। एडियोस्कोप होता है तो उसके द्वारा हमें जो पर्दे पर साफ एकदम स्लाइड्स वगैरह दिखती हैं, ठीक है। द्विआयामी शिक्षण चार्ट है, तो ये है द्विआयामी शिक्षण सामग्री है, तो हमारा चार्ट है, ठीक है। और त्रिआयामी हमारा मॉडल है, ठीक है। मॉडल वर्किंग होता है तो वो त्रिआयामी होता है, चार्ट वर्किंग नहीं होता तो वो द्विआयामी होता है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है वो सुपर कंप्यूटर इसका आंसर है। उसके बाद है WWW का फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का अर्थ है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट के आवश्यक उपकरण है, तो कौन कौन से हैं? टेलीफोन कनेक्शन, मोडम, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर। सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कारक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, तो D. एलन। तो इसका आंसर है, इन्होंने 1963 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण तथा व्यक्तिगत शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करना है। तो शिक्षण प्रशिक्षण करते समय प्रशिक्षु अध्यापकों का शिक्षण कौशल व्यवहार। देखो, इसमें होता क्या है ना, माइक्रो टीचिंग में हम किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उसे बोलना अच्छा आना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे पूछने चाहिए। तो कोई एक स्किल लेकर हम उस पर उसकी ट्रेनिंग देते हैं, तो इसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 122 भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इसका जो आंसर है वो है B. K. पासी। भाषा प्रयोगशाला में एक समय में कितने छात्र काम कर सकते हैं? तो 20 इसका आंसर है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता कौन देता है? जो भी आपके जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी जो अप्रूवल कौन देता है? तो NCTE। तो आपको पता ही होगा कि हम कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हैं कि वैलिड है कि नहीं, तो हम NCTE की साइट पे चेक करते हैं। NCTE की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत में स्कूली शिक्षा में दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 1961 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट इनसेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एडोसेट सैटेलाइट कब छोड़ा गया था? तो 20 सितंबर 2004 को। एडोसेट किस किस विभाग का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये है संयुक्त प्रोजेक्ट NCERT, इग्नू और इसरो तीनों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है लिंगवा फोन। सीखने में सबसे अधिक भूमिका किस किस ज्ञानेंद्रिय पर होती है? तो आँखों पर, ठीक है। तो सबसे आँखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। संप्रेषण का वह माध्यम कौन सा है जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं? तो टेलीफोन इसका आंसर है, क्योंकि श्रव्य और दृश्य, रुको एक मिनट,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों को बीएस ब्लूम ने वर्गीकृत किया। तो बीएस ब्लूम ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पूछा जाता है, 3 4 5 ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर 3 है। तो पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, ठीक है। नॉलेज नॉलेज बेस्ड है। फिर उसके बाद है हमारा जो इमोशनल बेस्ड है, और उसके बाद हमारा साइकोमोटर पे बेस्ड है। और जो व्यवहार परिवर्तन में 3 उसने बताया है एस एम ब्लूम ने, वही है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। मापन एक अंग है मूल्यांकन का, ठीक है। एक वैध परीक्षा वह है जो उनकी विशेषताओं तथा गुणों का मापन करती है, जिनका वह मापन करने के लिए की गई। देखो वैध मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि 5 चैप्टर आएंगे आपके, और मैंने क्वेश्चन दे दिया छठे चैप्टर में से, तो ये परीक्षा हमारी वैलिड नहीं होगी, वैध नहीं होगी। वैध वही होता है जितना हमने बताया है, जो सिलेबस में है, और हमने बच्चों को इन्फॉर्म किया है कि बेटा इतने चैप्टर में से आएगा और इस पेज तक ही आएगा, तो वो वैलिड होगा अगर हम उसमें से पेपर बनाते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हमारा एक परीक्षा की विश्वसनीयता की रियालेबिलिटी क्या होती है। तो विभिन्न समय में प्राप्त अंकों की समानता, ठीक है। विश्वसनीय कब होगा, जब विभिन्न समय में प्राप्त अंकों की जो है समानता होनी चाहिए। कि अगर मैं पेपर चेक कर रही हूँ, अगर मैं उसे थोड़ी देर बाद भी चेक करूँ, तो मेरे अंदर वो नहीं आना चाहिए कि मतलब मैं अंक चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका रिलायबिलिटी का। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है परीक्षा में। तो ये है कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा आंकने पर समान अंक देना। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप ये समझ ही सकते हो, मान लो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, है ना, और अब आंसर तो हमें पता है कि एक ही होगा। तो उसमें 10 टीचर चेक करें, चाहे 12 का चेक करें, चाहे एक चेक करें, तो आंसर तो वही होगा जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता। और बार बार अगर हर टीचर अपने अपने हिसाब से चेंज कर रही है, तो वो वस्तुनिष्ठता नहीं होगी पेपर की, ठीक है। उसके बाद है कौन से प्रशिक्षण अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो वैध होते हैं। सब्जेक्टिव में मैटर कर सकता है हर एक इंसान का दिमाग, क्योंकि कोई टीचर क्या पता मतलब लड़ाई वड़ाई करके आया हो किसी से, और सब्जेक्टिव पेपर है, सारी भड़ास वहाँ निकाल दे पेपर पे, और राइटिंग गंदी हो तो और उसका मतलब पारा हाई हो जाए बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये होता है कि क्वेश्चन के आंसर वही होते हैं, तो इजीली चेक भी हो जाता है, और उसका मतलब जो भी चेकर है उसका कुछ पर्सनली उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केप की स्थापना 1921 में की गई थी। इसकी प्रमुख भूमिका शिक्षा सलाहकार की होती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। मानव संसाधन मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये 138 वन लाइनर क्वेश्चन थे, और मेरा गला बिल्कुल अभी एकदम सूख चुका है बोल बोल के, जगह मतलब बहुत ज़्यादा गला गया बिल्कुल।